नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिल्ली की आज की सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर पूरे देश की नज़र आज दिल्ली पर जमी हुई है। दिल्ली का नया चेहरा सीएम का कौन होगा, इसके लिए दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी। इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 27 साल के सूखे को खत्म किया था और 48 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से कल पेश होगा। उससे पहले दिल्ली में विधायक दल का नेता चुनेगी बीजेपी और तमाम विधायक इस वक्त दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। तो देखिए सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी रवीश कुमार जो कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर ही मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और रवीश से जानते हैं कि माहौल क्या है और किस तरह से दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पर इस समय रंगारंग कार्यक्रम और उसके साथ ही साथ विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। रवीश। बिल्कुल विकास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पंत मार्ग के बाहर की तस्वीर है। जो कोई यहाँ पर विधायक आता है तो कार्यकर्ता उत्साह से भर जाते हैं। जो दो पर्यवेक्षक हैं वो पहले ही अंदर पहुंच समेत जो है वो विधायकों का स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कि बस चंद लम्हों के बाद में जो मीटिंग है विधायक दल की वो शुरू होने वाली है और उससे पहले लगातार जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। गाजे बाजे के साथ में उनका स्वागत हो रहा है और उत्साह है हो भी क्यों ना, 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की वापसी जो है वो दिल्ली के सत्ता पर हो रही है। तो इसके वजह से लगातार उत्साह में है। ये आप देखिए कि ये स्वागत करने के लिए यहाँ पर जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जैसे ही कोई यहाँ पर विधायक पहुंचता है तो समर्थक घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का जो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यही वजह है कि कार्यकर्ता हर एक विधायक में मुख्यमंत्री देख रहे हैं और यही वजह है कि जैसे यहाँ पर विधायक आते हैं तो तुरंत फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अभी आशीष सूद, तरविंदर मारवा, सतीश उपाध्याय, तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं कुछ देर के बाद में। और जो दो पर्यवेक्षक हैं ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद वो पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अंदर हैं। तो अब चंद लम्हों के बाद में विकास ये पता लग जाएगा कि आखिर जो भाजपा का दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका। रवीश, आपके पास हम आते रहेंगे और रवीश से एक बार और गुजारिश करते हैं कि कुछ और तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इस समय दिल्ली बीजेपी में क्या माहौल है, किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाच गा रहे हैं और तमाम विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की, जिसको आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। 27 साल बाद बीजेपी यहाँ पर सरकार बना रही है। तो सूखा था 27 साल का, वो दिल्ली में बीजेपी के लिए सरकार का खत्म होने जा रहा है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिससे बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी कमान संभाल लेंगे। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ पर जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है वो भी हिस्सा लेगा और वो भी शपथ लेगा। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम देश भर के जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार, गायक, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एनडीए के सहित दिल्ली बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और बड़े नेता इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे रामलीला मैदान को भगवा रंग से पाट दिया गया है। न्यूज हेडक्वार्टर में हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे। लेकिन कल दिल्ली के लिए एक बड़ा दिन है। दिल्ली में कल बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और उसके साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे रामलीला मैदान को भगवा झंडों से पाट दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ही भगवा, चारों तरफ कमल के फूल वाला झंडा और पताखा, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार। पूरा रामलीला मैदान अपने रंग में है।
और कल होने वाले शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी है। शपथ ग्रहण के लिए मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, मेहमानों के बैठने का इंतजाम हो चुका है। कल यानी 20 फरवरी को ये रामलीला मैदान 30,000 से ज्यादा लोगों से भरा होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ नई सरकार की शपथ ले रहे होंगे। कल दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए बड़ा दिन है, इसलिए पहले से ट्रैफिक गाइडलाइंस भी तय कर दी गई हैं। अगर कल आपका भी रामलीला मैदान की तरफ जाने का प्लान है तो घर से निकलने से पहले एनडीटीवी जरूर देख लें। सुभाष पार्क टी पॉइंट, राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ, अजमेरी गेट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, भभूति मार्ग, डीडी मार्ग रेड लाइट, झंडे वालान, इन सभी जगहों पर डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक आपको जाने में मुश्किल आ सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को जितना भव्य बनाया गया है, उतना ही यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो रामलीला मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, रामलीला मैदान में वीवीआईपी लोगों का मेला, 30,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी, यानी दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर उसके आसपास का इलाका, सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने वाली। जितना भव्य ये समारोह होगा, सुरक्षा भी उतनी ही पुख्ता होगी। कैसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, समझिए। अंदर और बाहर 3 लेयर की सिक्योरिटी, ग्राउंड के अंदर की सुरक्षा एसपीजी के जिम्मे, करीब 5,000 दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती, अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात, हाई राइज इमारतों पर स्नाइपर की तैनाती, संवेदनशील पॉइंट पर क्यूआरटी की तैनाती। इतना ही नहीं, समारोह की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए खास पास बनाए जा रहे हैं, जो ड्यूटी के दौरान सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी के पास हर हाल में रहेगा। कार्यक्रम स्थल के पास अस्थायी नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा रामलीला मैदान में आने वाले लोगों और वीवीआईपी लोगों की एंट्री के लिए 4 गेट बनाए गए हैं, जहां पर मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। और अब बात प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की और इससे जुड़े तमाम उन वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं। इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर शायराना अंदाज में हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी का ये शायराना अंदाज आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुनने को मिला। चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदाज बिल्कुल शायराना और निशाने पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी। आखिर मुख्यमंत्री योगी अचानक शायराना क्यों हो गए, वो जानने से पहले महाकुंभ में आस्था की डुबकी का अपडेट लीजिए। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। महाकुंभ के समापन की तारीख 26 फरवरी है, यानी तारीख जितनी करीब है, श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। भीड़ खत्म होने का इंतजार कर रहे लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो इसके साथ ही महाकुंभ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं के फर्जी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। और इसी बात की चर्चा आज यूपी विधानसभा में हुई तो सीएम योगी ने अपने अंदाज में कटाक्ष किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बीजेपी के विधायकों का अलग ही रंग देखने को मिला। वे अलग अलग भाषाओं में और बोलियों में, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में अपना भाषण देते नजर आए। आप भी इस रिपोर्ट को देखिए और उनकी जुबान से निकली अलग अलग बोलियों का लुत्फ उठाइए। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी बनाम उर्दू पर सियासी संग्राम छिड़ा। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में अंग्रेजी की बजाय उर्दू में पढ़ाई करवाने की वकालत की, तो बीजेपी ने अपने अंदाज में भाषा की खूबसूरती और उसका मर्म समझाया। हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे काहे भी जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा। और जब कुछ जने एक विरोध करें तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई। ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है। इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रही कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया और उसके बाद बीजेपी भड़क गई। आज बीजेपी ने कोलकाता की सड़कों पर महासंग्राम छेड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। हाथों में बीजेपी का झंडा और जुबान पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी।
कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सैलाब उतर आया है। ये तस्वीर तब सामने आई जब दीदी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह डाला। गुस्से में लाल बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है और आर पार की लड़ाई के मूड में है। जहां ममता बनर्जी दिखे, उनकी फोटो दिखे, जो भी दिखे, वहां पे आप विरोध करिए। जिस तरीके से विरोध कर सकते हैं उस तरीके से विरोध करिए। ममता बनर्जी का विरोध होना बहुत जरूरी है। ममता के मृत्यु कुंभ की गूंज सियासी गलियारों में जोरों पर है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसका लेखा जोखा हिसाब किताब देश मांग रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबा लीपा पोती कर रहे हैं। सनातन और सनातनियों में बीजेपी अपना वोट बैंक देखती है, जाहिर है इसलिए बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। और अब आपको बिहार ले चलते हैं। यहाँ के हाजीपुर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट कर ली और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चेहरे पर नकाब, हाथ में पिस्टल और पंजाब नेशनल बैंक का दफ्तर। मंशा बैंक से झोला भरकर रुपए लूटने की है और बदमाश अपनी मंशा को कामयाब बनाने में जुटे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बैंक में लगा सीसीटीवी कैमरा उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। ये वीडियो बिहार के वैशाली जिले के पंजाब नेशनल बैंक का है, जब लुटेरों ने बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात इलाके के गोदिया बाजार की है। नकाबपोश बदमाशों ने करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना दोपहर 12:45 की बताई जा रही है, जब 2 नकाबपोश अपराधी सीएसपी में दाखिल हुए। बदमाशों ने संचालक को पिस्टल की नोक पर बाहर निकालकर कोने में खड़ा कर दिया और गोली मारने की धमकी देते रहे। इस दौरान सेंटर में ग्राहक भी मौजूद थे। इसके बाद एक बदमाश केबिन में घुसा और रुपयों को थैले में भरकर फरार हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और अब आपको तमिलनाडु लिए चलते हैं, जहां भाषा पढ़ाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल 3 भाषाएं स्कूल में पढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार आमने सामने है। इस बीच हिंदी भाषा के पढ़ाने को लेकर एक अनोखा विरोध तमिलनाडु में सामने आया। चाहे मुख्य सड़कों पर देखें, चाहे गली और चौराहों पर देखें, चाहे घर के सामने की सड़कों पर देखें, चाहे टॉप एंगल के वीडियो को देखें, चाहे गरीब से लिए गए वीडियो को देखें, हर तरफ एक ही शोर है, हर तरफ एक ही तस्वीर है। शब्द भले ही अलग अलग हों, लेकिन सोच एक है, विरोध एक है। भाषा की लिखावट भले ही सबको समझ में ना आ रही हो, लेकिन तमिल भाषा में हिंदी बंद करने का विरोध साफ दिख रहा है। ये वीडियो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर का है, जहां हिंदी भाषा के विरोध का लोगों ने अनोखा तरीका निकाला। घर के सामने हो या मुख्य सड़कों पर, हर जगह हिंदी भाषा का विरोध गूंज रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहाँ के स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। तो तमिलनाडु की जनता क्या चाहती है, यहाँ की सड़कों, दर और दीवारों पर दिख रहा है। तमिलनाडु में 53 सालों के लंबे अंतराल के बाद इस विषय पर बहस शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ AIDMK ने 3 लैंग्वेज को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 2 भाषा नीति को अपनाने की बात कही है। और अब बात गुजरात की। यहाँ पर कांग्रेस ने अमेरिका से भेजे गए अवैध प्रवासियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के तहत गुजरात विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और जुबां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यह अनोखा विरोध प्रदर्शन गुजरात विधानसभा के बाहर का है, जब कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। उनका ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका से अवैध रूप से आए भारतीय प्रवासियों के वापस भेजे जाने के खिलाफ है। आपको बता दें कि हाल ही में कई अवैध प्रवासियों को अमेरिका से भारत भेजा गया। इन प्रवासियों में पंजाब के अलावा गुजरात के भी 3 लोग हैं, जिन्हें सोमवार को अहमदाबाद लाया गया। विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं कि कानून के तहत ही अमेरिका ये एक्शन ले रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। सोशल मीडिया की ताकत कई बार देखने को मिली है, लेकिन इस बार एक परिवार का खोया हुआ डॉगी सोशल मीडिया की वजह से मिल गया। लेकिन जब ये डॉगी वापस घर आया तो उसका स्वागत किस तरह से हुआ, इसकी रिपोर्ट देखिए। फूलों का हार और खूब दुलार और प्यार, इंसान तो इंसान, जानवर भी इसके हकदार हैं। ये वीडियो उसी का एक उदाहरण है,
जब गुम हुआ डॉगी घर पहुंचा तो उसका स्वागत कैसे हुआ आपके सामने है। डॉगी मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 8 दिन बाद मिले डॉगी पर खूब प्यार लुटाया। मिली जी सासन गाँव में। अच्छा। हाँ, एक पंडित जी के पास। अच्छा, कैसे मिली? किसी ने सूचना दी, हमारे फैले थे गुप्तचर। अच्छा, उन्होंने सूचना दी। तो ये उस समय सोशल मीडिया पर खबर के बाद में? हाँ, बाद में ही मालूम। खबर के बाद में किसी ने सूचना दी? सूचना दी। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जब ररुआ गांव के डॉगी लवर और किसान का जर्मन शेफर्ड डॉगी गुम हो गया। उसे खोजने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और गुमशुदा डॉगी का फोटो पोस्ट करते हुए उसकी तलाश में मदद की अपील की। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि जो कोई भी डॉग का पता देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सोशल मीडिया की मदद से करीब 8 दिन बाद डॉगी घर पहुंच गया है। और अब खबर उन्नाव से, जहां जेल प्रशासन की एक अनूठी पहल देखने को मिली। दरअसल कैदियों की महाकुंभ में आस्था को देखते हुए जेल प्रशासन ने संगम का जल मंगवाकर कैदियों को स्नान कराया। जेल में बने पुल में संगम से लाया गया जल मिलाया गया। इसके बाद कैदियों ने हर हर गंगे के जयघोष के साथ स्नान किया। ये पहल जेल अधीक्षक पंकज सिंह और जेलर AK मिश्रा के नेतृत्व में की गई। जेल प्रशासन के अनुसार जेल में बंद कैदी महाकुंभ नहीं जा सकते। महाकुंभ के प्रति उनकी आस्था देखकर प्रयागराज संगम से पवित्र जल लाने का फैसला लिया गया। डीजी सर का जैसे ही आदेश हुआ, हम लोगों ने अगले दिन ही उसकी व्यवस्था करा करके बंदियों के स्नान की व्यवस्था करा दी। और जैसा कि आपको वीडियो भेजे गए हैं, आपने देखा होगा कि बंदी उससे बहुत हर्ष का माहौल था। बंदियों ने अपने आप को बड़ा धन्य महसूस किया। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ कारागार में। इसके बाद महाकुंभ से लाए गए जल को जेल परिसर में बने पुल में मिलाकर कैदियों के मन की मुराद पूरी की गई। जेल अधीक्षक का कहना है कि वो कैदियों को ये संदेश देना चाहते थे कि जेल सिर्फ सजा के लिए नहीं, बल्कि जेल प्रशासन उनकी आस्था का भी ध्यान रखता है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और वक्त है अब मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। ये तस्वीर आई है नागपुर से, जहां पर छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाने के लिए अनोखा उत्सव हुआ। मेरे साथ न्यूज़ हेडक्वार्टर में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और दिल्ली में CM कौन होगा, इस पर कवरेज लगातार जारी रहेगी।